हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 90% प्लस स्कोर के लिए जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है, आज ये पार्ट उसका 46 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 45 पार्ट कवर किए हुए हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके 2020 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, पीजीटी हो, या फिर कोई स्टेट का अकाउंटेंट हो, या फिर पीएसयू की आप तैयारी कर रहे हो, इनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। टोटल 445 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं विद एक्स्ट्रा डिटेल। जो जो चीजें पॉसिबल होती है मैं देके चलता हूँ आप सभी को। तो फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन टास्क को शुरू किया जाएगा। और पेन पेपर जरूर लेके बैठो, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं या फिर क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उन्हें आपको नोट डाउन करते चलना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको दोबारा इस वीडियो को, या फिर आपके पास देखो वीडियोस तो बहुत सारे होते जाएंगे, तो आप कितने चीजों को याद रखोगे। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन होगा तो आप एटलीस्ट उन्हें 2 मिनट में सब कुछ रिवाइंड कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा पेन पेपर लेके बैठा करो। पढ़ाई कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो, ठीक है। और चलते फिरते पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, तब तो फिर कहना नहीं। फिलहाल लॉकडाउन है तो आप घर पे ही पढ़ोगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। हमें बताना है कि लेखांकन यानी कि जो अकाउंटिंग होता है, बेसिकली जो उसका उद्देश्य होता है उनको कलेक्ट करने का और रिपोर्ट करने का, बेसिकली ये किस तरह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप का होता है, आपको वो बताना होता है। डिपार्टमेंट वाइज होता है, फंक्शंस वाइज होता है, या फिर कॉस्ट सेंटर वाइज होता है, या फिर प्रोडक्ट वाइज होता है। देखो, अकाउंटिंग की जब भी बात हो रही है तो अकाउंटिंग किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप फंक्शन वाइज काम कर रहे हो, किसी न किसी एक फंक्शन, प्रॉपर एक फंक्शन को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग करने का आपके पास कुछ ना कुछ तो एम होगा ना। आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? जाहिर सी बात है प्रॉफिट जानने के लिए, बिजनेस के पोजीशन को जानने के लिए, बिजनेस की ये जो आने वाले फ्यूचर में जो आप कुछ डिसीजंस ले पाओ, इन सभी को जानने के लिए आप जाहिर सी बात है कुछ कलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब फंक्शन वाइज एक प्रॉपर फंक्शन जो सर्टेन डिसाइड है, आपका प्री डिटरमाइंड फंक्शन होता है, उसके हिसाब से आप काम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास अगेन एक, मैंने पहले ही बोला हुआ है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में सबसे पहले सही और गलत को चूज किया करो, आफ्टर दैट आप एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है फटाफट। पहला क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर। जो मैनेजमेंट है वो मेनली हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या ये सही है? देखो कुछ हद तक सही है, बट अगर ये मेनली वर्ड ना हो तो ये लाइन सही है, लेकिन मेनली लिखा हुआ है इस कारण से जो ये लाइन है वो गलत हो जाता है। मैनेजमेंट ओवरऑल चीजों पर काम करती है, ना कि केवल इकोनॉमिक अफेयर पर वो फोकस देती है, यानी कि केवल आपके पैसों से जुड़े हुए मामले पर वो जोर नहीं देती है, बल्कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि इवन मैं बोलूँ बिजनेस करने के लिए मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी काम को करने के लिए। तो मेनली वर्ड को छोड़ दिया जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, बट मेनली को ध्यान दिया जाए तो स्टेटमेंट गलत है। आपकी ये चीजें काफी इजी कर देती है आपको ये चीज हेल्प करने में, ठीक है ना। अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स तो आपको ऐसे ही मिल जाने वाले हैं। जैसे ए इज करेक्ट, ये तो आप काट दो, ये गलत होने वाला है। बोथ इनकरेक्ट, फिलहाल पता नहीं, ठीक है। बोथ करेक्ट, तो ये भी काट दो। देखो अब 3 और 4 इन्हीं दो में आपको आंसर चूज करने हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो 50% आप लोगों ने करेक्शन कर लिया है, 50% आपको बस ध्यान देना है। तो अगला स्टेटमेंट इस चीज को डिफाइन कर देगा। बिग बिजनेस हाउसेस आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं आज के डेट में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हो रहे हैं। ये बात तो 110% सही है आपका, कि अगर किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है, अगर आगे बढ़ना है, तो उसे क्या करना होगा, इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। फाइनेंशियली यानी कि पैसे की सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिल रही है और अगर उस कंडीशन में आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। और अपॉर्चुनिटी कब आपके पास आएगी ये किसी को नहीं पता है। तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंस के हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बिग बिजनेस हाउस के लिए ये काफी जरूरी है। तो राइट दो, यहाँ पर ये स्टेटमेंट 100% सही है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, देखो यहाँ पर दोनों इनकरेक्ट था तो ये तो होगा नहीं। बच गया क्या, ए इनकरेक्ट है बट आर हमारा करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका भी 3 है वो लोग 110% आप लोग सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी
को निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। देखो सिंपल सा पहले एक टर्म समझो, ब्रेक इवन पॉइंट तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि ये कॉस्ट हो गया हमारा, ये सेल हो गया, तो ये जो पॉइंट होता है जहां पर हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बीईपी जो होता है हमारा, तो इससे जो ऊपर के बेसिकली ये जो सेल हो रहे हैं, जो कि एक लेवल ऑफ प्रॉफिट को दिखाता है, बेसिकली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है हमारा, जिसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि भैया इतना कम से कम आपको तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपको बिजनेस में कुछ दिन तक आपको एटलीस्ट सर्वाइव करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हो गया जो एटलीस्ट थोड़ा सा पॉइंट है। अब हाई ग्रो करोगे तो देन प्रॉफिट आपको होना ही होना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स सही आंसर है हमारा प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। क्या होता है आंसर? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, चलो फटाफट बताओ, पीवी रेशियो क्या होता है? अगर मुझे जहां तक पता है कि आप सभी को पता ही होगा, कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो ट्राई करो फिर से अच्छे से, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखो, दोनों फॉर्मूला मैंने बता दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो भी समझा दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी बता दिया, पीवी रेशियो यहाँ पर एक वर्ड मिला तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो भी मैंने बता दिया आप सभी को। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट इसी के साथ में। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन सब्सिडरी कंपनी इज कंसिडर्ड एज। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मान के चलो एक कंपनी है जो कि जनवरी से दिसंबर तक अपना अकाउंटिंग चला रही है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ 2019 की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 2019 के एंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लो मैंने एक कोई कंपनी खरीद ली सपोज जून में जाकर के। कब खरीदी मैंने? कोई एक, ये कोई ए कंपनी है और यहाँ पर सपोज बी कंपनी है। बी ने क्या किया, इस ए कंपनी को परचेस कर लिया। कब परचेस किया? जून के डेट में। अच्छा, जून के डेट में जब ये परचेस करी तो जाहिर सी बात है ना कि जनवरी से लेकर के जून तक बिजनेस अपना रन कर रही होगी ए कंपनी। अब बिजनेस चला रही है तो इस दरमियान इसे प्रॉफिट तो हुआ ही होगा, प्रॉफिट हुआ होगा ना। तो ये अब ये अगर ये कंपनी बी को खरीद लिया है, बी ने ए को खरीद लिया है, तो जाहिर सी बात है इस प्रॉफिट पर किसका हक होगा? ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर बी का हक होगा क्योंकि अब बी इसका मालिक है। तो ये जो प्रॉफिट होता है बेसिकली इसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और जो इधर का जो प्रॉफिट होगा यानी कि आफ्टर जून के बाद दिसंबर तक जो भी कंपनी काम करेगी बेसिकली हम उसे बोलेंगे पोस्ट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम उसे? पोस्ट प्रॉफिट। तो प्री प्रॉफिट और मेरे ख्याल से पोस्ट प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो प्री प्रॉफिट है बेसिकली ये कंपनी जो बी कंपनी है वो किस तरह से ट्रीट करेगी? रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करेगी, गुडविल ट्रीट करेगी, कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करेगी या माइनॉरिटी इंटरेस्ट ट्रीट करेगी? चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। देखो प्री प्रॉफिट मैंने प्रॉपर्ली समझाया आपको क्या होती है। देखो प्री प्रॉफिट जो होता है बेसिकली हम लोग उसे कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल, यानी कि ये जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होता है यानी कि आफ्टर बिफोर परचेसिंग प्रॉफिट, इसे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पोस्ट प्रॉफिट है, जो पोस्ट प्रॉफिट होता है बेसिकली इसे हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। किस तरह करते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। दोनों चीजें याद रखो, ठीक है। गुडविल क्या होता है यहाँ पर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होगा मेरे ख्याल से पता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मान लो मैंने सिर्फ उसके 90% शेयर खरीदे होते, बी ने सिर्फ 90% शेयर खरीदा, तो ए के पास आज भी 10% जो शेयर बचा हुआ है, ये जो 10% का हिस्सा ए के पास है ये कहलाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गुडविल ये डिपेंड करता है कि आप परचेस जो कर रहे हो वो कम प्राइस पे कर रहे हो या ज्यादा प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है ना। चलो कमेंट करके बताओ कि एक जो है बी को वो कम पे परचेस करेगा तो गुडविल होगा या ज्यादा प्राइस पे परचेस करेगा तो करेगा। मतलब मान के चलो अगर मैं मान लो ए कंपनी का प्राइस है मतलब सेल प्राइस ऑफ ए कंपनी, सेल प्राइस ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है, मैं मान के चलता हूं सपोज या फिर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड हो जा रही है, जो उसकी सेलिंग वैल्यू होगी वो मान के चलता हूं मैं सपोज 10 लाख रुपए है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि बी को इस अमाउंट से एक्सेस प्राइस देना होगा या फिर कम प्राइस देना होगा, यानी कि ज्यादा प्राइस देना है या कम प्राइस देना है गुडविल निकालने के लिए। अगर मुझे गुडविल चाहिए तो मैं 10 लाख से ज्यादा पेमेंट करूंगा या 10 लाख से कम पेमेंट करूंगा? कमेंट करके बताओ, इससे मालूम चलेगा कि आपको एटलीस्ट पता कितना है, ठीक है ना। अगर आप दोनों बताते हो कम या ज्यादा तो दोनों बताना है कि कम में क्या होगा और ज्यादा में क्या होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ओके, आज की सीरीज में लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास वही चीज है, एक कथन दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास कारण दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सही और आंसर को देखते हैं दोनों में सही कौन सा है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, ठीक है ना।
The financial statement prepared on historical cost basis result into an erosion of कैपिटल इन द लॉन्ग रन। यानी कि हमें बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं बेसिकली वो हम अपने हिस्टोरिकल कोस्ट बेसिस पर बना रहे हैं, जिससे जो रिजल्ट फाइंड आउट होने वाला है जो कि हमारा कैपिटल होगा वो लॉन्ग रन में काम करेगा और लॉन्ग रन तक हम उसे यूज कर सकेंगे, यानी कि जो उसके परिणाम होंगे या फिर जो उसके रिजल्ट होंगे वो लॉन्ग रन तक इम्पैक्ट करेंगे। क्या ये सही है? जी हाँ, ये 100% सही है। अगर आप हिस्टोरिकल बेसिस पर चलते हैं तो आप किसी ना किसी एक प्रॉपर नतीजे पर पहुंचेंगे, और जो कैपिटल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ऐसा कैपिटल हमेशा लॉन्ग रन को इम्पैक्ट करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो 110% सही है हमारा। दूसरा क्या बोलता है, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट एज पर करंट परचेसिंग पावर टेक्निक ओनली मे कंटेंट बाय इन्फ्लुएंसरी प्रेशर। मतलब कहा जा रहा है कि जो आपका करंट परचेसिंग पावर है उसे बरकरार रखने के लिए अकॉर्डिंग टू बुक में जिस तरह अकाउंट में मेंशन है उसे बरकरार रखने के लिए जो टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं बेसिकली उसमें इन्फ्लुएंसरी प्रेशर यानी कि जो पैसे का जो प्रेशर होता है बेसिकली वो हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि देखो आपकी करंट परचेसिंग पावर अभी क्या है और डिपेंड अपॉन की बाद की जो आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो या फिर जो टेक्निक आपकी चल रही है उससे आप कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते हो, जैसा आज है कल को वैसे ही रखना चाहते हो, तो क्या आपके लिए ये पैसे का प्रेशर होगा, इन्फ्लेशन का, यानी कि जो मेनली यहाँ पर रुपए की बात हो रही है, क्या रुपए का प्रेशर होगा? जी हाँ, 100% रुपए का प्रेशर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। ये लॉन्ग टर्म को दिखाता है और ये शॉर्ट टर्म को दिखाता है, और ये बेसिकली हिस्टोरिकल बेसिस को दिखा रहा है कि हिस्टोरिकल बेसिस पे आपकी रिजल्ट क्या हो रही है, लेकिन ये जो है बेसिकली ये अपना अलग ट्रीटमेंट है जो कि दिखा रहा है कि आपकी करंट परचेसिंग पावर क्या है, इसे आपको मेंटेन करना है। तो जाहिर सी बात है पैसे का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा आपके पास, ये चीज बताई जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आप यहाँ बोल सकते हो कि बोथ ए एंड बी करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा हुआ है गुडविल वाला वो जरूर हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। और एक काम क्या करना है, आपको शेयर करना है इसे, तो प्रॉपर्ली शेयर करो। अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।